नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं आपके लिए MPPSC के लिए MP GK की टारगेट सीरीज लेके आया था। आप यकीन मानिएगा, यह सीरीज़ आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। क्या साबित होने वाली है? गेम चेंजर सीरीज़ साबित होने वाली है, जिसमें हम मेनली क्या कर रहे हैं कि सर हम प्रीवियस ईयर के MCQ को सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। साथ साथ इसके जो मैंने प्रीवियस 5 वीडियो डाले हैं, आपको उन वीडियो को भी ज़रूर देखना है। दोस्तों, यकीन मानिएगा, कभी आपने सीरियस होकर यह सीरीज़ को डेली देखा। मैं इसका नाम एक और सीरीज़ रख देता हूँ, इसका नाम है रोटी सीरीज़। रोटी सीरीज़ का मतलब ये है कि खाना खाते वक्त आप इस सीरीज़ को लगा लीजिए और इसे ज़रूर देखिए। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि जो 40 से लेकर 45 प्रश्न आपके MPPSC में पूछे जा रहे हैं, वो सीधे इसी सीरीज़ से आने वाले हैं। डायरेक्ट रूप हो चाहे इनडायरेक्ट रूप हो, ज़रूर यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कोरकू जनजाति। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोरकू जनजाति की। तो देखिए, कोरकू का अर्थ होता है मनुष्य का समूह। क्या होता है? मनुष्यों का समूह या मनुष्य का समूह क्या होता है? कोरकू का अर्थ होता है। यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य सतपुड़ा वाले क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पर? मध्य सतपुड़ा वाले क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है, यह बैतूल में भी निवास करती है। बैतूल इनका प्रारंभिक स्थान माना जाता है कि भैंसा देही से इस जनजाति का क्या हुआ है, शुरुआत हुई है। इसको आपको याद रखना है। यह जनजाति अपने आप को रावण का वंशज भी बोलती है। क्या बोलती है? रावण का वंशज अपने आप को बताती है। और मेघनाथ को यह क्या बताती है? अपना आराध्य देव बताती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोरकू जनजाति को एक बार युद्ध में मेघनाथ द्वारा बसाया गया था, इसलिए मेघनाथ की यह पूजा करते हैं। हर गांव में मेघनाथ खंभ लगाया जाता है और उसी खंभ की ये लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। खंभ यानी क्या होता है सर? खंबा। तो उसी खंभे की यह लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जब हम इसकी उपजाति की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबको आपको क्या करना है? अपने नोट्स में लिखना है। देखिए, एक है बावरिया, यह बैतूल में निवास करती है। ठीक है। फिर एक होते हैं बोंदरिया कोरकू। तो बोंदरिया कोरकू मुख्य रूप से हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो यह पचमढ़ी वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। फिर एक इनकी उपजाति है रूमा, जो कि अभी तो महाराष्ट्र में निवास करती है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर एक है मुवासी पोतड़िया। तो यह क्या है? इनकी कुछ उपजातियां हैं, इनके बारे में भी याद रखना। एक इनके में लम सेना या लमझाना नृत्य बहुत फेमस है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो देखिए, हमने कितनी सारी बातें याद करी कोरकू के बारे में कि कोरकू को सर मनुष्यों का समूह कहते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के मध्य सतपुड़ा यानी बैतूल, हरदा, होशंगाबाद वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह जनजाति का मतलब होता है मनुष्यों का समूह। यह अपने आप को रावण का वंशज कहते हैं। मेघनाथ द्वारा एक युद्ध में इनको बचाने के कारण यह मेघनाथ की पूजा करते हैं या अपना आराध्य देव मानते हैं। और हर गांव में मेघनाथ खंभ लगा होता है, उसकी यह लोग पूजा करते हैं। इनकी उपजाति बाबरिया, बोंदरिया, रूमा, पोतड़िया, मुवासी हमने देखी। साथ में इसमें लम सेना और लमझाना विवाह होता है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, MPPSC ने पहले पूछा हुआ है। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में अधिसूचित वन क्षेत्र तथा वन आवरण क्या है? तो यहाँ पर दो बात कर रहा है कि अधिसूचित वन क्षेत्र, और दूसरा क्या कर रहा है? वन आवरण की बात कर रहा है। अधिसूचित वन क्षेत्र वहाँ होता है जो क्या करती है? गवर्नमेंट अपने संरक्षण में उनको लगाती है, उसकी बात कर रहा है। तो उसके आधार पे हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 94.69 वर्ग किलोमीटर क्या है? हमारे यहाँ अधिसूचित वन है। वन आवरण की बात करते तो हमारे यहाँ 77,493 जो है वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ वन आवरण है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। कितना परसेंटेज है सर मध्य प्रदेश की भूमि का, तो लगभग 25 लगभग यहाँ कितना है 25.14% है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। ये बात आपको याद रखना है। अधिसूचित वन में वहाँ परसेंटेज पूछ लेता है तो आपको बताना है 30.72। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खुले प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये बात भी याद रखना है कि लगभग 11.88% पे हमारे यहाँ क्या है, खुले प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्या होता है खुले वन, क्या होता है आरक्षित वन, क्या होते हैं संरक्षित वन, क्या होते हैं अति सघन वन, इनकी हम बात कल हमारे जो क्लास चल रही है, लाइव हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें कल हम वन पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको यह सभी बातें बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो 2019 में हुई थी उसके आधार पर मध्य प्रदेश में 11 वर्ग किलोमीटर क्या बढ़ा था, वन क्षेत्र बढ़ा था, जो कि 0.01% है। तो इतना भी याद रख लीजिएगा। परंतु ये पॉइंट आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण है, इसे भी आपको याद रखना है। कितना है, 25.14 है। ऐसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के सबसे ज़्यादा वन है, तो आपको खुले बताने हैं। ठीक है, फिर आरक्षित वन बताने हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो सर उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये बात भी आपको बताना है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य उत्कृष्ट शूटिंग अकादमी किस शहर में स्थित है। तो देखिए भैया, राज्य उत्कृष्ट शूटिंग अकादमी का निर्माण अभी में कहाँ पर किया जा रहा है, भोपाल में इसे बनाया जा रहा है, बन भी चुकी है, निर्माणाधीन है ये वर्तमान में। तो इसका याद रखना है आपको, बहुत हाईटेक क्लास का इसे बनाया जा रहा है। तो शूटिंग अकादमी कहाँ पर, भोपाल में। फिर अपन ने थोड़े दिन पहले बात करी थी सर मलखम्ब अकादमी, आपने 2018 में कहाँ पर बताई थी, उज्जैन में आपने बात की थी। ठीक है, फिर हमने घुड़सवारी वाली देखी थी, तो घुड़सवारी वाली सर आपने बताई थी भोपाल में। फिर हमने आर्चरी देखी थी यानी तीरंदाजी वाली, तो तीरंदाजी वाली कहाँ पर देखी थी, जबलपुर में देखी थी। तो ये कुछ प्रमुख अकादमियाँ हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को क्या करना है, रिसर्च करना है और रिसर्च करके इसका आंसर देना है। मैं देखता हूँ कितने सीरियस होकर आप इस सीरीज को देखते हैं। कभी आज इसका आपने आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊँगा आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हैं, साथ साथ मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसे भी कंप्लीट कर रहे हैं। बताने में मैं बता दूंगा, परंतु कारण मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपका देखना चाहता हूँ आप कितने डीप होके पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ कितने सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिस बच्चे ने भी इसका आंसर दिया ढूंढ के, मैं मान जाऊँगा कि उसका 100% इस बार सिलेक्शन है, वह बहुत अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है और वह इस सीरीज को बहुत सीरियस होकर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं बता देना चाहूँगा MPPSC प्रीलिम्स का हमारा क्या चल रहा है, टारगेट बेच चल रहा है। आप सभी को पता है ज़्यादा प्राइस नहीं है, 199, और इसमें इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। कभी आपको कुछ याद भी नहीं है ना, तो आप कॉन्सेप्ट से जाके उस आंसर को लगा के आएंगे। बहुत कॉन्सेप्ट की क्लासेज चल रही हैं, आप इसे ज़रूर एक बार इसका डेमो लेके इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपका ज़रूर 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा, ये हमारा वादा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि में कार्यरत मजदूर मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो कृषि में सर्वाधिक संलग्न वाले हमारे यहाँ हैं वो कहाँ पर है, रीवा जिले में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीवा। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की बात करते हैं तो जून 2012 में क्या हुआ था, इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष के मेल को क्या ले जाया जाता है, तीर्थ पर लेके जाया जाता है। महिला जो 58 वर्ष की, उन्हें कहाँ पर लेके जाया जाता है, तीर्थ पर पहुँचाया जाता है। 2 वर्ष की छूट है महिलाओं को, इसकी भी याद रखना है आपको। इसके द्वारा भारत के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका क्या कराया जाता है, तो उनके दर्शन कराए जाते हैं। अभी आप सभी को पता होगा 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हवाई जहाज़ के माध्यम से, हवाई जहाज़ या एरोप्लेन के माध्यम से क्या कराया गया है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कराई गई है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 2012। अगला प्रश्न देखते हैं,
देजल देवड़ नहर निम्न में से किस नदी पर बनी हुई है? तो देख लिए, देजल देवड़ नहर की हम बात करते हैं, देजला देवड़ नहर की, तो यह कुंडा नदी पर बनी हुई है और किस जिले में है? खरगोन में। इतना आपको याद रखना, यह नर्मदा नदी तंत्र का ही भाग है। ठीक है, मैं कुछ और परियोजना की बताता हूँ। तो तवा परियोजना आप सभी को पता है कहाँ पर बनी हुई है? इटारसी होशंगाबाद में बनी हुई है। फिर बाण सागर की बात करते हैं तो बाण सागर सर कहाँ पर? शहडोल में। माही कहाँ पर? तो सर माही हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो माही परियोजना धार में। फिर मान परियोजना कहाँ पर? धार में। चोरल परियोजना आती है जो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, वहाँ किस जिले में? इंदौर में। गांधी सागर की बात आती तो सर वहाँ है मंदसौर में। फिर आती है बरगी की बात, तो बरगी हमारे कहाँ पर है? तो जबलपुर में है सर। तो कितनी सारी हमने नदी परियोजना के बारे में बात कर ली। आपको ऐसे ही धीरे धीरे सब फैक्ट याद हो जाएंगे। आप क्लास लेके आते हैं डेली, क्लास लेके आके आप एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर अटेंड कीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपका रिवीजन के साथ साथ आपको फैक्ट बहुत स्ट्रांगली याद होने वाले हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप इस सीरीज़ को बहुत सीरियस होकर देखिए बेटा, क्योंकि आपका भविष्य है और आपके भविष्य को आपको संवारना है। कभी दोस्त बोल रहा है भाई खाना खाने बैठ रहा है, मैं मूवी लगा रहा हूँ, तो आपको मूवी नहीं लगाना है। आपको क्या देखना है? सर मैं तो सर की सीरीज़ देखूँगा भाई, क्योंकि मेरी परीक्षा आने वाली है 16 फरवरी के दिन, और अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, 91 दिन बचे होंगे। तो 90 दिन में आपको अपना भविष्य बनाना है, तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोदो और कुटकी मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या है? सर पहले तो हमें ये दोनों बता दो कि कोदो कुटकी क्या है। तो देखो भैया, कोदो कुटकी की जब हम बात करते हैं तो कोदो कुटकी बाजरा जो फसल होती है उसकी ही किस्म है। क्या है? जो हमारी बाजरा फसल होती है उसकी ही किस्म है, यानी वेराइटी है। क्या नाम है उसका? कोदो और कुटकी है। यहाँ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडोरी जिलों में क्या होती है? उत्पादित की जाती है। तो इसमें क्या आया है? मंडला आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडला हो जाएगा। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा आप सभी को पता है मोटे अनाज की योजना बनाई थी, जिसके तहत मोटे अनाज को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। इसमें भारत सरकार ने 8 मोटे अनाज को शामिल किया। कौन कौन से? तो वहाँ था भैया बाजरा, ज्वार, रागी, सांबा, कगनी, फिर उसके बाद चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू। ये क्या है? तो ये मुख्य रूप से 8 फसल है। आपको याद रखना कि मक्का मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल नहीं है। आप केवल इतना पॉइंट याद रख लेना, मक्का मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल नहीं है। यूपी पीसीएस अभी हाल थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ पूछा हुआ था। और आपको एक और बात याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को क्या वर्ष घोषित किया गया था? मिलेट ईयर, यानी मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी के बाएं तट की ओर से मिलने वाली सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो सर हमारी नदी इस तरफ बहती है, तो ये क्या हो जाएगा सर? उसका लेफ़्ट, और ये होता है राइट। अब किससे बोल रहा है सर? बाएं तरफ से बोल रहा है, यानी बाएं का मतलब होता है सर लेफ़्ट। तो बाएं तरफ से जब मैं देखता हूँ तो सर हिरण नदी तो आपने मेरे को पहले दिन जब इस लेक्चर को स्टार्ट कराया था उस दिन बताई थी, जबलपुर के समीप से निकल के आके मिल जाती है। ठीक है, तो मेरा पहला ऑप्शन तो कट हो जाता है। तो यहाँ पर सर इसमें पहला है, इसमें पहला है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए सर। अब भैया आती है दूधी नदी, कुंडी नदी और पूर्णा नदी आती है। कौन कौन सी आती है? दूधी नदी, पूर्णा नदी और कुंडी नदी। अब सर पूर्णा नदी को भी आपने थोड़े दिन पहले मेरे को बताया था कि यह किसकी है? ताप्ती की सबसे बड़ी सहायक नदी है पूर्णा। तो सर मेरा सेकंड ऑप्शन भी कट गया है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ, 2 ऑप्शन बचे थे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म, तो ये भी ख़त्म। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाता है? केवल 3 और 4, यानी इसका राइट आंसर क्या है? दूधी और कुंडी। दूधी नदी आप सभी को पता है हरदा के थोड़ी आगे आके मिलती है, और कुंडी नदी इधर खरगोन के आइट साइड बहती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाई। ठीक है, तो खरगोन के आइट साइड बताई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बारना नदी घाटी किस जिले में स्थित है? भैया ये ना जाने बारना से तो इसको क्या प्रेम है एमपीपीएससी को, कम से कम 6 से 7 बार इसने पूछ लिया है अलग अलग पेपर में। तो बारना परियोजना की जब हम बात करते हैं तो सर यहाँ नर्मदा नदी घाटी तंत्र का हिस्सा है, आप सभी को पता है।
और बारना परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायसेन। विदिशा में सर आप बता दो कौन सी है? तो अशोक सागर या हलाली परियोजना यहाँ पर है। किस नदी के ऊपर? हलाली नदी के ऊपर। खंडवा में सर मेरे को सुक्ता परियोजना देखने को मिलती है। कौन सी? सुक्ता परियोजना मेरे को देखने को मिलती है। ओमकारेश्वर परियोजना भी मुझे देखने को मिलती है। सर इंदिरा सागर परियोजना भी मेरे को देखने को मिलती है। तो कितनी सारी परियोजना है। फिर खरगोन में सर अभी हाल आपने बताई थी देवल देजड़ मेरे को देखने को मिलती है, देजला देवड़ा परियोजना। फिर उसके बाद सर मेरे को यहाँ पर एक और मिलती है महेश्वर परियोजना देखने को। तो ये कुछ परियोजना है जो हर ज़िले में स्थित है। तो कितनी सारी परियोजना हमने पढ़ ली? 6 से 7 आराम से कवर की होंगी। ठीक है। रायसेन में आपको याद रखना है बारना परियोजना स्थित है। धसान परियोजना भी कहाँ पर है? रायसेन में ही स्थित है, परंतु यह बेतवा नदी का हिस्सा है। किसका है? बेतवा नदी की एक सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है धसान परियोजना के बारे में भी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्र मैग्नीज उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो देखिए त्रिलोड़ी में भी होता है, रमरमा में भी होता है, बालाघाट में भी होता है। इसका राइट आंसर है रामनई। तो रामनई में क्या नहीं होता है? मैग्नीज नहीं होता है। मैग्नीज की बात करते हैं तो यह किस प्रकार की? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमें मिलता है। और मध्य प्रदेश के सर जो बालाघाट और हमारा सिवनी, फिर उधर जबलपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमें मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज की सर एक बहुत अच्छी खान है भरवेली की खान, जो कि एशिया की सबसे बड़े खुले मुंह की खान है। वो किसकी है? मैग्नीज की है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में वर्ष 2024-25 के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो देखिए यह जो समिति है कार्य कराने वाली, कार्य पर मंथन करने वाली, इसमें हमेशा 14 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 14 सदस्य होते हैं, इनकी याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, फिर ST SC के अधिकारों से संबंधित समिति, OBC के अधिकारों से संबंधित समिति का भी गठन किया गया। और इसमें मुख्य रूप से कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, क्या प्रदान की गई है? शक्ति प्रदान की गई है, यहाँ बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? 42 इसका राइट आंसर है। तो देखो इसमें इतना डीप में नहीं जाना है, PSC में इतना नहीं पूछेगा, पर आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कब आया है? तो 1993 में आया है। ठीक है, यहाँ आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शासक बाबर ने मध्य प्रदेश के किस किले को किलों का मोती कहा है? तो भैया बाबर कौन था? तो सर बाबर था मुगल सम्राट। ठीक है, जिसने मुगल सत्ता की नींव रखी कहाँ पर? भारत में। और इसने ग्वालियर का जो दुर्ग है उसे क्या बोला? किलों का मोती बोला। और यह दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था, जो कि तोमर राजवंश से संबंधित थे। इस किले में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सूर्य मंदिर मिलेगा, तेली का मंदिर मिलेगा, सहस्त्र बाहु का मंदिर मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी जगह आपको इस किले में मिलने वाली है। यह लगभग 2 किलोमीटर तक फैला हुआ किला है, तो आपको ज़रूर देख के आना है। फिर असीरगढ़ की बात करते हैं सर, यह हमारे बुरहानपुर में स्थित है। और मांडू दुर्ग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के धार जिले में आने वाले मांडू में यह स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस सीमा तक बैंक ऋण प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक इसमें प्रदान किए जाते हैं। देखिए ST के लिए जो 2 योजना चलाई, एक है तांत्या मामा नाम की और एक चलाई भीमा नायक नाम की। ठीक है, इसमें कुछ अपडेट करा उन्होंने, और इसके दोनों योजना कब चालू की गई थी? 2023 में चालू की गई थी। और दोनों योजना में क्या कहा जाता है? आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कितने पढ़े लिखे होने चाहिए?
तो इसमें से जो पढ़ा लिखी की बात थी वो उन्होंने हटा दी। उन्होंने बोला अनपढ़ भी व्यक्ति होगा उससे भी हम ऋण प्रदान करेंगे, पर इन्होंने उम्र बता दी कि भैया 18 से लेकर 55 वर्ष तक का वह व्यक्ति होना चाहिए। फिर भीमा नायक योजना के तहत 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक देंगे, और यहाँ पर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके लिए? आत्मनिर्भर बनने के लिए। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पूछा जा सकता है कि कितने रुपए दिए जाते हैं, उम्र भी आजकल पूछने लगा है, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत इतनी जानकारी आपको याद रखना है। कब शुरू हुई थी? तो सर 2023 में शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, तोमर वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए तोमर वंश ने जो है हमारे मध्य प्रदेश के मध्य भारत वाले क्षेत्र में क्या किया है? शासन किया है, और इसकी जो स्थापना की थी वह वीर सिंह देव द्वारा की गई थी। सूरज सेन, मान सिंह, ये क्या हैं? इस वंश के प्रमुख राजा थे। और जो मान सिंह थे उन्होंने लोधी राजा जैसे बहलोल लोधी हुए, इब्राहिम लोधी हुए, उनके साथ बहुत युद्ध लड़े थे, ये भी याद रखना है। सूरज सेन के द्वारा क्या बनवाया गया था? ग्वालियर का किला बनवाया गया था, जिसे किलों का मोती या किलों का रत्न कहा जाता है, ठीक है। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर है 18 से लेकर 45 वर्ष तक के लोगों को क्या दिया जाता है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। पहले अलग थी, परंतु वर्तमान की हम बात करते हैं तो कितना है? 18 से लेके 45 वर्ष तक। इसमें 50,000 से लेके 50 लाख रुपए तक का आपको क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है, ठीक है, आत्मनिर्भर बनने के लिए। इसमें आपको जो पढ़ा होना चाहिए वो कम से कम 8वीं पास आपको होना चाहिए। पहले 12वीं पास था, परंतु अब इसे परिवर्तित कर कितना कर दिया है कि भैया आपको कम से कम 8वीं पास तो होना पड़ेगा। यह योजना 2021 जनवरी में शुरू की गई थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। कितनी सारी बात बताई इसमें, हमने बहुत सारे फैक्ट क्या कर लिए, आज रीड करें ये वाले ऑप्शन में। अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं टेस्ट सीरीज की बात बताऊंगा। देखिए हम इसमें नयापन करने वाले हैं, जिसमें आपको 20 FLT मिलेंगी और 15 आपको क्या मिलने वाले हैं? टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन के, ठीक है। फिर उसके बाद यह 14,000 MCQ तो आपको फ्री में मिलने ही वाले हैं। तो यह सभी का पैकेज हम आपको कितने में देने वाले हैं? ओनली 499 में देने वाले हैं। जो FLT और टॉपिक वाइज जो टेस्ट होने वाले हैं अभी, तो उसके लिए आपको PDF भी प्रदान की जाएगी, PDF की आंसर शीट भी प्रदान की जाएगी। तो इसमें हम आपके लिए PDF का ऑप्शन भी लेके आए 20 FLT और 15 टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए। दोस्तों इसको हम बहुत एनालिसिस के द्वारा बना रहे हैं, और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जो कि क्या करने वाली है, आपकी जो भी तैयारी है उसको बूस्टअप प्रदान करेगी। तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, घेला और बीदड़ी त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गोंड। घेला में क्या होता है? या मुख्य रूप से घेला यानी क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है, आप सभी को पता है। तो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं यहाँ और त्यौहार बनाते हैं, उसे घेला बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंड। अब हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल किसके लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बताया था कि एक हमारे यहाँ कौन हुए? भवानी प्रसाद जी हुए, भवानी प्रसाद मिश्र जी हुए। इनका जो संबंध था वह कहाँ से था? टिगरिया ग्राम से था, जो कि कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में? नर्मदापुरम ज़िले में पड़ता है, ठीक है। इनके द्वारा कुछ अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई, जैसे बुनी हुई रस्सी। कौन सी? बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था, ठीक है। फिर चकित है दुख, फिर उसके बाद इनके खुशबू के शिलालेख, फिर गांधी पंचसती, इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख किताबें। एक और याद रख लेना, गीता फरोश। ये क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबें। और सतपुड़ा के घने जंगल, इन्होंने एक कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल।
मुस्कुराते, एमने से, आलसी से जंगल, ऐसी कुछ इन्होंने क्या लिखी थी, कविता लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र। सुभद्रा कुमारी चौहान का आप सभी को पता है यूपी से संबंधित थी, खंडवा में इनकी शादी हुई थी। सिवनी में एक्सीडेंट के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। मुकुल, त्रिधारा, रानी लक्ष्मीबाई आदि इनकी क्या थी, प्रमुख कृतियाँ थी। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। यानी देखिए, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा आप सभी को पता है 1956 से 1957 तक चली थी। दूसरी 57 से 62 तक चलती है, और तीसरी 62 से तब तक चलती है 67 तक चलती है। तो ये 3 बार कौन हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, तो कुंजी लाल जी दुबे बनते हैं। कौन बनते हैं, कुंजी लाल जी दुबे बनते हैं। फिर उसके बाद जो बनते हैं वो कौन बनते हैं, काशीराम पांडे बनते हैं। अब देखिए, कई बार इजी फॉर्म में पूछ लेता कि मध्य प्रदेश के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप आसानी से लगा देते हैं। उसने घुमा फिरा के बोल दिया कि मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ कौन थे, काशीराम पांडे थे। और इसका राइट आंसर हो जाता है काशीराम पांडे। उसके बाद कौन बनते हैं, तेजलाल टेम्बेरे हमारे यहाँ क्या बनते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। वर्तमान में बात करते हैं तो सर वर्तमान में कौन है, नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं। ठीक है। और सर इस बार जो प्रोटेम स्पीकर बने थे, सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, वहाँ कौन बने थे, तो गोपाल जी भार्गव बनाए गए थे। तो यह सभी करंट अफेयर है, आपको इतना भी याद रखना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है। तो इनका राइट आंसर है मेघा परमार, जो कि कहाँ से संबंधित है, तो सीहोर से संबंधित है। ठीक है। इन्हें कांग्रेस ने थोड़े दिन पहले टिकट दिया था, कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, परंतु कांग्रेस ने इनको क्या टिकट नहीं दिया था चुनाव लड़ने के लिए। परंतु आपको याद रखना ये कहाँ से, सीहोर से संबंधित है। भावना डेहरिया भी छिंदवाड़ा से संबंधित है, यह भी पर्वतारोही है। ज्योति रात्रे भी पर्वतारोही हैं। संतोष यादव भी पर्वतारोही हैं। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है। जल दुर्ग क्या हो जाएगा सर, तो भैया जल दुर्ग का मतलब ये होता है कि उसके चारों ओर क्या भरा हो, पानी भरा हो। तो सर मंडला दुर्ग, ये तो मैंने पहली बार सुना, तो अभी मैं सुना देता हूँ। इसका एक नाम है सतखंडा महल, और एक और नाम है नरेंद्र शाह महल। यहाँ 2 इसके नाम हैं। और यहाँ जो महल बना हुआ है वह नर्मदा, क्या, नर्मदा और बंजर नदी के किस पे, तट पर बना हुआ है, यानी इन दोनों के संगम पर बना हुआ है। तो चारी ओर से लगभग पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडला दुर्ग हो जाएगा। और यहाँ किस ज़िले में है, तो सर मंडला ज़िले में है। और कौन से वंश से संबंधित है, तो गोंड राजाओं से संबंधित है। किसने बनवाया था सर, तो नरेंद्र शाह राजा द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है। सिंगोरगढ़ की बात करते हैं तो यह दमोह जिले में स्थित है। रानी दुर्गावती का आपने सुना होगा कि रानी दुर्गावती ने सिंगोरगढ़ के किले में इनकी शादी भी हुई थी, साथ साथ यहीं से शासन किया था। फिर ग्वालियर का दुर्ग कहाँ पर है, तो सर ग्वालियर में है। और रायसेन दुर्ग कहाँ पर है, तो रायसेन ज़िले में है। ठीक है। तो हमने अदर जो हमारे ऑप्शन थे उन पर भी बात करी। तो आज का लेक्चर यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। देखिए, डेली मैं पढ़ा रहा हूँ, डेली सीरियस होकर पढ़िए। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा, इन दोनों का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही में मैंने एक बीच में पूछा था प्रश्न, उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का एक कवि व लेखक भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध किस जिले से है। अगला है पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया या औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है। इन दोनों का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट कीजिए, ऐसा नहीं कि देख के चले जाते हैं, दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लग रही है सीरीज को बनाने में, आप सभी को पता है कि पहले प्रश्न निकालने पड़ते हैं, वो भी MPPSC के, फिर उसके बाद आपके लिए डाटा कलेक्ट करो, डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको पढ़ाना पड़ता है, तो इसमें बहुत मेहनत जा रही है। आप इसका ज़रूर सपोर्ट करें, सीरीज को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कभी हमारा जो लाइव बैच और साथ साथ टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है तो आप क्या कीजिए, हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए। और कोई भी कन्फ्यूज़न आता है तो दिए गए नंबर जो हमने पीछे दिए थे उस पर आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम कल वापस से मिलेंगे इसी टाइम इसी समय। जब तक के लिए धन्यवाद।